विधि शास्त्र लीगल थ्योरी। प्रश्न इस प्रकार है, केल्सन के विधि के सिद्धांत एवं आवश्यक तत्वों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ऑस्टिन एवं केल्सन के विधिक विचारों की तुलना कीजिए। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ केल्सन एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस। कंपेयर द लीगल व्यूज ऑफ ऑस्टिन एंड केल्सन। आंसर इस प्रकार है, केल्सन तथा उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप में विधि शास्त्र की वियना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। केल्सन का विधि सिद्धांत विधि शास्त्र दो प्रकार से महत्वपूर्ण माना गया है। पहला यह कि इसे विश्लेषणात्मक पद्धति के विकास का सर्वोच्च बिंदु माना गया है, एवं दूसरा यह कि इस सिद्धांत में 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विधि के प्रति अपनाई जाने वाली नीति का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। ऑस्टिन एवं केल्सन के विधि संबंधी विचारों में निकट साम्य है। केल्सन ने अपनी विचार पद्धति को कांट के विधि दर्शन पर आधारित किया, जबकि ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक पद्धति उपयोगितावाद पर आधारित थी। किंतु केल्सन निम्न स्थानों पर कांट से भिन्न हो जाता है। फर्स्ट, कांट का कहना है कि सुस्पष्ट विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। केल्सन भी इस बात को स्वीकार करता है, परंतु इसके आगे केल्सन कांट के इस दृष्टिकोण से आगे निकल जाता है, जबकि वह विज्ञान की शक्ति को स्वीकार करने लगता है। केल्सन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं विज्ञान की सीमा के अंतर्गत ही है। सारा ज्ञान विज्ञान द्वारा ग्राह्य है, जबकि कांट के अनुसार अधिकांश निरपेक्ष सत्य मानवीय ज्ञान के परे है। इस प्रकार के केल्सन ने ज्ञान एवं नैतिकता में अंतर बताया, जबकि कांट ऐसा नहीं मानते थे। सेकंड पॉइंट, कांट ने अनुभव, निर्णय, अस्तित्व और नीति के मध्य अंतर स्थापित किया था। कांट के मतानुसार निर्णय अनुभव पर पूरी तरह से आधारित है। उसका कहना है कि कॉन्सेप्ट विदाउट परसेप्ट इज एम्प्टी। कांट से केल्सन इस स्थान पर अपने विचारों में भिन्नता रखता है। इस स्थान पर उसका गुरु कांट नहीं वरन ह्यूम हो जाता है। ह्यूम का कहना है कि नैतिक आदेशों को वाह भौतिक जगत से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, चाहिए का है से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क ने ख की हत्या कर दी। ख के मृत शरीर का कौन सा हिस्सा यह बोलता है कि ख की हत्या की जानी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए थी? इसी प्रकार उसके शरीर का कौन सा हिस्सा यह कहता है कि क को दंड दिया जाना चाहिए या नहीं? परीक्षण के बाद यह ज्ञात होता है कि ख के शरीर का कोई भी हिस्सा इस प्रकार नैतिक मुख नहीं रखता है। अतः यह स्पष्ट है कि नैतिक आदेशों के नियम वास्तव में मनुष्यों के आत्मनिर्णय पर निर्भर करते हैं। केल्सन की भी यही स्थिति है। चाहिए को केवल चाहिए से ही प्राप्त किया जा सकता है से नहीं। केल्सन के सिद्धांत के आधारभूत तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ केल्सन्स थ्योरी। केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत निम्न 5 आधारभूत तत्वों पर आधारित है। फर्स्ट, विधि के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि अर्थात विधि जैसी कि वह है का वर्णन होना चाहिए, न कि जैसी कि वह होनी चाहिए का। इस दृष्टिकोण से केल्सन के विचार ऑस्टिन से मिलते हैं, इसलिए उनकी गणना प्रमाणवादियों की श्रेणी में की गई है, न कि प्रकृतिवादियों की श्रेणी में। सेकंड पॉइंट, केल्सन के अनुसार विधि के सिद्धांत और स्वयं विधि में अंतर है। जिस तरह से विश्व की प्राकृतिक वस्तुओं में कोई भी तार्किकता नहीं है, किंतु ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो इन वस्तुओं का वर्णन करता है उसे तार्किक होना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह से यद्यपि विधि के अंतर्गत विभिन्न पारस्परिक विरोधी नियमों का वर्णन रहता है, फिर भी विधि के सिद्धांत का यह कार्य होता है कि वह उन सभी विरोधी नियमों को एक दूसरे से तार्किक दृष्टि से संबद्ध करे और उनका संयमित रूप से एकीकरण करे।
केल्सन ने अपना विधि सिद्धांत केवल क्षणिक स्फूर्ति के प्रभाव में आकर प्रतिपादित नहीं किया, बल्कि उन्होंने विधि के तथ्यों के वास्तविक रूप से सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। केल्सन ने कहा है कि वे अपने शुद्ध विधि सिद्धांत का निरूपण इस प्रकार कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से विधि की समस्त विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जा सके। थर्ड पॉइंट, विधि के सिद्धांत के अपरिवर्तनशील और सर्वमान्य होना चाहिए। उसे समय एवं स्थान की परिसीमाओं से मुक्त होना चाहिए। विधि का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि सभी समयों में सभी स्थानों पर समान रूप से प्रयोग किया जा सके। इस दृष्टि से केल्सन को सामान्य विधि शास्त्र का पोषक माना जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, विधि का सिद्धांत विशुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसे राजनीति, नीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि से अप्रभावित होना चाहिए। केल्सन के मतानुसार किसी भी सिद्धांत की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त प्रभाव से मुक्त रखा जाए, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि केल्सन ने राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र इत्यादि को व्यर्थ तथा महत्वहीन समझा हो। उनका तो केवल यह कहना था कि विधि के सिद्धांत को इन प्रभावों से अलग रखा जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, केल्सन ने विधि शास्त्र को एक सिद्धांत मूलक विज्ञान माना है, न कि नैसर्गिक ज्ञान। नैतिक विज्ञानों से संबंधित विधियां कारण और परिणामों के तालमेल का विवेचन या कथन मात्र होती है। केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत मानकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। उनके सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले विज्ञान एवं विधि के आधार वाक्य में अंतर समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान का आधार वाक्य प्राकृतिक विज्ञान का विषय है, जबकि विधि का आधार वाक्य विधि शास्त्र का विषय है। विज्ञान का आधार वाक्य हमको कार्य और कारण के संबंध का ज्ञान कराता है। यह उन बातों से संबंधित है जो कार्य एवं कारण के रूप में अवश्य ही घटित हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जो यह बताता है कि किसी भी ऊपर फेंकी गई वस्तु को नीचे गिरना अवश्यंभावी है। अर्थात विज्ञान का आधार वाक्य किसी भी कार्य का अनिवार्य रूप से घटित होना सूचित करता है। केल्सन ने इसे जो है कहा है। दूसरी ओर विधि के आधार वाक्य का संबंध इस बात से वर्णन से है कि किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, अर्थात किससे क्या घटित होना चाहिए। केल्सन ने इसे चाहिए कहा है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। केल्सन के सिद्धांत का निचोड़ यह है कि प्राकृतिक विज्ञान कारणता से संबंधित है, जबकि विधि मानकत्व से संबंधित है। पहला है से संबंधित है, जबकि दूसरा चाहिए से संबंधित है। केल्सन ने आगे स्पष्ट किया है कि विधि के इस चाहिए एवं नैतिकता के चाहिए में अंतर है। विधि के अंतर्गत चाहिए के पीछे राज्य की शक्ति कार्य करती है। केल्सन के इन कथन का अर्थ यह नहीं है कि वे नैतिक चाहिए के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका केवल यह कहना है कि विधिक चाहिए को नैतिक चाहिए से अलग रखना ही ठीक होगा। यह भी संभव है कि कुछ ऐसे विधिक चाहिए हो जिनमें उद्गम नैतिक चाहिए से ही हो। इसका अभिप्राय हुआ कि केल्सन के अनुसार विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ विधियां अन्यायपूर्ण होते हुए विधि की श्रेणी में रखी जा सकती है। केल्सन ने विधिक चाहिए एवं नैतिक चाहिए में अंतर स्थापित किया है। विधिक चाहिए वह जगत से प्राप्त किया जाता है, यह स्वभावतः वस्तुगत है एवं वस्तुगत तथ्यों पर आधारित होता है। इसके विपरीत नैतिक चाहिए स्वभाव में आत्मगत होता है। वास्तव में यह वस्तुगत तथ्यों से ही नहीं अपितु व्यक्तिक भावना एवं विचार से भी प्राप्त किया जा सकता है। विधिक चाहिए का मुख्य तत्व उसमें निहित अनुशास्ति है। अनुशास्ति का अर्थ ऐसे दंडादेश से है जो किसी कारण को करने या न करने की दशा में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार किसी अनुशास्ति को किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित होना चाहिए। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत के महत्व। केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत से महत्व का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का महत्व इसलिए है कि केल्सन ने आवश्यक नहीं समझा कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि केल्सन ने अनुशास्ति की आवश्यकता को अस्वीकार किया है।
केल्सन के सिद्धांत में भी अनुशस्ति उतनी ही आवश्यक थी जितनी कि ऑस्टिन के सिद्धांत में, किंतु केल्सन के लिए विधि व्यक्तिगत संप्रभुताधारी का आदेश न होकर एक काल्पनिक निर्णय मात्र थी। सेकेंड पॉइंट, केल्सन के सिद्धांतानुसार राज्य एवं विधि के मध्य कोई द्वैतता नहीं है। विधि की विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रवर्तकों के अनुसार विधि को राज्य का आदेश माना गया है। विधि की समाजशास्त्री पद्धति के प्रवर्तकों ने राज्य एवं विधि के मध्य द्वैत को माना है, परंतु केल्सन ने राज्य एवं विधि का एक वस्तु के दो भिन्न पहलू माना है। केल्सन ने ऑस्टिन की इस धारणा का खंडन किया है कि राज्य विधि को उत्पन्न करता है। उनके अनुसार विधि स्वयं अपनी सृष्टि को नियमित करती है। थर्ड पॉइंट, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत के अंतर्गत रूढ़िगत विधि को वास्तविक विधि के रूप में मान्यता दी गई है। फोर्थ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में केल्सन ने शुद्ध विधि सिद्धांत का विशेष महत्व है। केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य की विधि से बेहद श्रेष्ठतम माना है। ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि के रूप में नहीं माना, क्योंकि इसके पीछे कोई शक्ति नहीं होती है जो इसे प्रभावशाली बनाए, परंतु केल्सन के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के मानक राज्य पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, केल्सन के विधि सिद्धांतों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे व्यक्तिगत के सिद्धांत से संबंधित समस्याओं के हल करने में सहायता मिली है। विधि शास्त्र में नियमित व्यक्तित्व सदैव ही विवादग्रस्त विषय रहा है। केल्सन के मतानुसार व्यक्तित्व विधि मानकों की संक्रिया की इकाई है तथा अधिकार और कर्तव्य उसके रूप हैं। ऑस्टिन एवं केल्सन के विधिक विचारों की तुलना। ऑस्टिन एवं केल्सन के विचारों में समानता और अंतर की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। फर्स्ट, ऑस्टिन एवं केल्सन दोनों ही प्राकृतिक विधि के आलोचक थे। ऑस्टिन ने प्राकृतिक विधि का विरोध इसलिए किया है कि उसमें विधि के साथ न्याय को भी समाविष्ट कर लिया गया है, अतः विधि शास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो चला था। केल्सन ने प्राकृतिक विधि का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे तत्कालीन ऑस्ट्रियन सिविल कोड से असंतुष्ट थे, जिसका निर्माण उस समय हुआ था जबकि प्राकृतिक विधि अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर थी। सेकेंड पॉइंट, ऑस्टिन ने अपने विचारों को अधिकांशतः इंग्लैंड की तत्कालीन विधि व्यवस्था पर आधारित किया, अतः ऑस्टिन की पद्धति में सार्वभौमिकता के गुण का अभाव है। इसके विपरीत केल्सन ने अपने शुद्ध विधि सिद्धांत में सार्वभौमिकता की प्रधानता दी है, क्योंकि उनके सिद्धांत की शुद्धता सार्वभौमिकता पर ही आधारित है। थर्ड पॉइंट, ऑस्टिन तथा केल्सन दोनों ने ही है एवं चाहिए में अंतर स्थापित किया। ऑस्टिन ने प्राकृतिक विज्ञान को विधि शास्त्र की सीमा से परे बताया, क्योंकि इनके नियम राज द्वारा समादेशित नहीं किए जाते हैं। केल्सन ने प्राकृतिक विज्ञान को विधि शास्त्र से इसलिए अलग रखा है क्योंकि यह कार्य कारण के नियमों पर आधारित है। फोर्थ पॉइंट, ऑस्टिन ने विधि को राज्य की देन माना है, किंतु केल्सन राज्य और विधि की द्वैतता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मत में राज्य या संप्रभुताधारी विधि व्यवस्था का प्रतीक मात्र है। इस तरह केल्सन के अनुसार राज्य एवं विधि में कोई अंतर नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि नहीं मानते हैं, वरन इसे वे सुस्पष्ट नैतिकता की संज्ञा देते हैं, परंतु केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि माना है तथा साथ ही उसे राष्ट्रीय विधि से ऊपर माना है। सिक्स्थ पॉइंट, ऑस्टिन रूढ़ियों और रीति रिवाजों को विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं, परंतु केल्सन के मतानुसार किसी भी लोकप्रिय रूढ़ि को मानक का रूप प्रदान करके बंधनकारी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट, ऑस्टिन के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणात्मक विधि का सिद्धांत विधि को नियमों की एक ऐसी व्यवस्था मानता है जो लागू की जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी व्यवस्था का सृजन किस प्रकार किन विधिक चरणों में हुआ, इस ओर ऑस्टिन ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते हैं। अतः ऑस्टिन का विधि सिद्धांत स्थिर है, किंतु केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि स्थिर होने के साथ साथ क्रियाशील भी हो। 8 पॉइंट, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विधि पद्धति में विनिर्दिष्टता का अभाव है।
ऑस्टिन विधि को सामान्य नियमों तक ही सीमित रखते हैं। इसके विपरीत केल्सन ने विधि को मानकों की श्रृंखला के आधार पर विकसित किया है, अतः इसमें विनिर्दिष्टता को महत्व दिया गया है। थैंक यू।